हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही है, अभी तक मैंने 20 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के। आप लोग अभी तक यदि प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, सभी वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों, जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम है तो 20 मई से लेकर 26 मई के बीच में एग्ज़ाम हो गए, यानी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो इसमें से प्रीवियस से पेपर देखने से, एनालिसिस करने से हमें ये नॉलेज हो जाता है कि हमने जो पिछले बार पेपर आया था तो उसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, इसकी जानकारी मिल जाती है। और यदि आप अदर कोई भी कंपटीशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पेपर देखने के बाद कि क्वेश्चन एक्चुअली पे जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से पूछे जाते हैं तो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देख लेना, आपको नॉलेज हो जाएगा। एक वीडियो पे मैंने ज़्यादा नहीं 35 क्वेश्चन को ही एनालिसिस करके बताया गया है। ये जो पेपर है दोस्तों, तो ये पेपर है, एग्जाम डेट यहाँ पे लिखी गई 25/8/2018 का थर्ड शिफ्ट का है, यानी 3 बजे का पेपर है। पेपर एग्जाम जो कोड है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट बात करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेंटिंग टार्क, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसका डिफ्लेंटिंग टार्क करंट के वर्ग के सीधा अनुपात में होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए जो डिफ्लेंटिंग टार्क होता है, हम लोग डिफ्लेंटिंग टार्क करंट के वर्ग के सीधे अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो लिखा है कि नीचे दिया गया कौन सा उपकरण एसी और डीसी दोनों में एक वाट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक काम करता है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करता है। तो सबको मालूम होना चाहिए, टैकोमीटर जो होता है मोटर की स्पीड नापता है, पायरोमीटर भट्टियों का तापमान नापता है, रोटर मीटर यानी रोटर की स्पीड नापता है, क्लैंप मीटर यानी करंट मापता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बी हो जाएगा, डायनमोमीटर। एसी और डीसी सप्लाई को जो मेजर करता है उसे हम लोग डायनमोमीटर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है और एक डैश डैश परिपथ कहलाता है। एक ऐसी सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस अनंत होता है। तो सबको मालूम होगा कि ये जो ओपन सर्किट होती है तो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत होता है और शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस शून्य होता है। ओपन सर्किट का अनंत होता है, नहीं इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो इसका भी जो आंसर होगा, राइट आंसर, तो ओपन सर्किट होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन पे यही लिखा है कि मैगर को खास तौर पर डैश डैश को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जो मैगर बनाया जाता है दोस्तों, तो मैगर हम लोग बहुत अधिक यानी उच्च रेजिस्टेंस को नापने के लिए ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये उच्च प्रतिरोध, हाई प्रतिरोध को मापने के लिए मैगर का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये बता रहा है कि समानांतर में जोड़े गए 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के रेजिस्टेंस का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। यहाँ पे तीन प्रतिरोध दिया गया थे पैरेलल पे। तो पैरेलल के जो फार्मूला लगता है दोस्तों, तो आर टी बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस कितना होगा, ये जो वैल्यू दी गई है। तो अभी जो इसका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, तो ये राइट आंसर मैं बता देता हूँ। ये आ रहा है कि 5.71 ओम। दोस्तों, न्यूमेरिकल की क्लास देखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। कंप्लीट न्यूमेरिकल की क्लास भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है कांस्टेंट और मैग्नीन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह निम्न तापमान गुणांक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डैश डैश अत्यधिक प्रतिरोधों को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है जैसे बिजली के केबलों का इंसुलेशन प्रतिरोध। इसका जो होता है मैगोमीटर। दोस्तों, जो मैगोमीटर होता है वो अत्यधिक प्रतिरोध नापता है। जैसे इंसुलेशन हो गया, मतलब केबल का इंसुलेशन का प्रतिरोध नापने के लिए हम लोग मैगोमीटर का यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को डैश डैश ट्रांसफार्मर माना जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी एक होता है, एक सीटी। पीटी को हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, सीटी को करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। पीटी ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को मेजर करता है, सीटी जो ट्रांसफार्मर जो होता है करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के डैश डैश ट्रांसफार्मर माना जाता है तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, क्योंकि पीटी जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को मेजर करता है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा। कोई भी सर्किट दी गई है, इस सर्किट का यदि पावर फैक्टर इकाई है नहीं एक है, तो इसको जो रिएक्टिव पावर होती है वो शून्य होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल डैश डैश है। दोस्तों जो गर्म करने के लिए बिजली की जो स्टोव बनाए जाते हैं उसमें से जो बेस होता है, बेस वो बनाया जाता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम की हीटिंग कॉयल होती है, इसी के माध्यम से स्टोव हीट उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। ये नाइक्रोम एक मिश्रित धातु है, निकिल और क्रोमियम से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई पंखा भनभनाहट की आवाज़ के साथ चलता है तो डैश डैश की वजह से हो सकता है। सबको मालूम होगा कि जो हमारा घर के सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, जब वो भड़बड़ाहट की आवाज़ या आवाज़ के साथ चल रहा है तो सबको मालूम है वायरिंग या बुश खराब हो जाते हैं, जिसमें उसमें प्ले आ जाता है। प्ले के कारण वो हमारा फैन आवाज़ करता है। अगला क्वेश्चन है, पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है। दोस्तों जो पंखा होता है उसमें जो कैपेसिटर लगाने का काम है फेज शिफ्ट करना। दो कारण होते हैं, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, और दूसरा काम है कि फेज को शिफ्ट, यानी फेज को शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट चालू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूना की मोटाई से डैश डैश को विभाजित करके गणना की जाती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूना की मोटाई ब्रेक डाउन वोल्टेज को विभाजित करके गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बताया गया है कि डैश डैश का इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों के संट के लिए किया जाता है। डीसी उपकरण के संट के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है मैग्नीन। दोस्तों मैग्नीन जो यूज किया जाता है डीसी संट के लिए यूज किया जाता है वायर। अगला है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल वो होता है माइका। अब आते हैं, बात करते हैं कम्यूटेटर होता क्या है। दोस्तों सबको मालूम होगा कि जो डीसी मशीन होती है, मोटर हो गया, जनरेटर होगा, उसमें एक कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट पतली पतली पत्तियों को रिविट करके बनाया जाता है। इस पतली पतली पत्तियों को रिविट के बीच में ही अभ्रक भरा जाता है, यानी माइका भरा जाता है, ताकि इंसुलेटेड रहे। कम्यूटेटर का फंक्शन है कि एसी सप्लाई टू डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करना, यानी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में करता है। ये मोटर और जनरेटर के आर्मेचर पे ही कनेक्टेड होता है, लगा होता है। और कम्यूटेटर तांबा का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम डैश डैश की दिशा की पहचान करने में इस्तेमाल होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के जो नियम होते हैं उत्पन्न ईएमएफ, दो रूल होते हैं, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। दोस्तों फ्लेमिंग में बायां हाथ नियम जनरेटर पे यूज किया जाता है, और उसमें ये पता लगाते हैं कि ईएमएफ कैसे, कौन से डायरेक्शन से उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है। और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड रूल होता है, बायां हाथ से नियम, मोटर में करंट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग करंट की दिशा ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो 230 वोल्ट पावर सप्लाई वोल्टेज और 100 ओम की सीरीज में समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए आवश्यक कुल करंट क्या है। यहाँ पे 230 वोल्ट पावर दी गई है और प्रतिरोध दिया गया 100 ओम। तो हमें करंट निकालना है, आई बराबर होता है V बटे आर। V का मान है 230 वोल्ट और यहाँ पे R का मान है 100 वोल्ट। तो यहाँ पे हम वैल्यू जब निकालेंगे इसको तो 2.3 आ जाएगा आंसर। ये आंसर इसका राइट होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें एक डायोड यूज किए जाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करे जाते हैं, और जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता है उसमें चार डायोड यूज किए जाते हैं। तो सबको मालूम हो गया होगा हाफ वेव में एक रेक्टिफायर, फुल वेव में दो रेक्टिफायर और ब्रिज वेव में चार रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती जाती है प्रेरित वोल्टेज डैश डैश होती है। यानी क्या होता है, जब डीसी जनरेटर की स्पीड हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, वोल्टेज जो बनती है वो और ज़्यादा बनने लगती है और उत्पन्न होने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे सबको मालूम होगा कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसको फील्ड वाइंडिंग को हम लोग पहले सप्लाई देते हैं तब जाके चलता है। तो मतलब यहाँ में कोई भी अवशिष्ट चुंबकत्व ना होने पर भी ये बिजली बनाने लगता है। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाला बाईपास कैपेसिटर संधारित्र का प्रकार।
सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी पर जो बाईपास कैपेसिटर होता है वो होता है सेरेमिक कैपेसिटर। अच्छे से काम भी कर सकता है सेरेमिक कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है? ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जिसका जीवन काल कहे तो मतलब एज, उम्र सबसे कम है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश Q बराबर C इंटू भी होता है। Q बराबर C इंटू भी होता है आवेश के लिए फार्मूला। नेक्स्ट है, बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल इन्फिनिटी हो जाती है। दोस्तों क्या होते हैं कि डीसी सीरीज जो मोटर होती है उसको हम लोग बिना लोड के ऑन नहीं करते, कारण यही होता है कि उसकी जो स्पीड हो जाती है अनंत हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लिखा है कि अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा मान डैश डैश के समान होता है। अनुनाद आवृत्ति पर कैपेसिटर की प्रतिक्रिया के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कम होने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोगुना हो जाता है, क्योंकि एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी हो जाता है, होता है ना इसका जो फार्मूला। तो एक्स सी का मान कम होने पर ये बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम डायोड की हाथ छेड़ता परत पर वोल्टता 0.3 वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए, और जो सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 होती है। तभी इसका जो राइट आंसर है तो 0.3 होगा, यानी सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि वह बिंदु जिस पर लोड लाइन प्रतिच्छेद करती है डैश डैश कहलाती है सैचुरेशन पॉइंट। वह बिंदु जिस पर लोड लाइन प्रतिच्छेद करती है वो उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि निम्न में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है? दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर जो बायस होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल बायस भी बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, नॉन सिनोसाइड तरंग रूप उत्पन्न करने वाले आइसोलेटर रिलैक्सेंस आइसोलेटर कहलाते हैं, नॉन सिनोसाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, अनडेम्पेड ऑसिलेशन का आयाम डैश डैश रहता है, स्थिर। अनडेम्प्ड ऑसिलेशन का जो आयाम होता है वो स्थिर होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बता रहा है EF यानी एम्पलीफायर में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की जो कपलिंग होती है वो RC होती है, यानी सबसे नॉर्मल और सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग जो होती है RC कपलिंग को हम लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगाने पर क्रिस्टल में एक EMF प्रेरित होता है जो पिज़ो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 415 वोल्ट RMS की AC आपूर्ति द्वारा प्राप्त अधिकतम मान 587 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन यही है कि यदि एक स्मार्टफोन की बैटरी 12.0 वोल्ट पर प्रचालित है और गेम खेलने के दौरान 0.8 एम्पीयर धारा आपूर्ति की जाती है तो कितनी पावर आवश्यक होगी? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा 9.6 वाट आएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बताया गया है, आप लोग न्यूमेरिकल जरूर करके जाना, क्योंकि हर एक एग्जाम कंपटीशन में 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन ही का सवाल का आंसर है, जवाब मिलेगा। आप लोग इसके आगे के क्वेश्चन अगले वाले वीडियो पे जरूर देख लेना। चलिए आते हैं अगला वाले वीडियो शूट करना चालू कर देते हैं।